हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम बायोमोलिक्यूल के वन शॉट लेके आ चुके हैं, जो कि क्लासिक वन शॉट होने वाले हैं। और इससे रिलेटेड इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। हमारा ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं, यही रह गया था, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। सारी इंपॉर्टेंट बातें, जो भी ट्रिक टेक्निक और जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं NCERT से रिलेटेड, वो भी है ना। तो इसमें हमारा टारगेट ये होता है कम समय में टू दी पॉइंट चीज़ें, इफेक्टिव चीज़ें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें वो हम सिखाएं आपको। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल, जिसमें हम पूरा ऑल कॉन्सेप्ट, NCERT एग्जाम्पल, JEE, PYQ, ट्रिक, एक्सेप्शन सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ते क्या है। तो बायोमोलिक्यूल बेसिकली बायोमोलिक्यूल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिनमें जान होती है ना। और ज़िंदगी में इनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बायोमोलिक्यूल। जैसे जो आप कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हो, जैसे आलू खाते हो, प्रोटीन यूज़ करते हो, खाते हो, है ना, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन बात करें कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी जिनमें ग्रुप होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं, है ना। जैसे ग्लूकोज ले लो, उसमें बहुत सारे OH हो जाते हैं। सुक्रोज ले लो। तो आपको ये याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मल्टीपल OH ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कीटोनिक ग्रुप हो सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो कि विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव हों या और ये हो, वो भी अपने पास क्या हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जनरल फार्मूला पहचानने का कार्बोहाइड्रेट का CxH2OI। ठीक है, इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाता है CxH2OY, तो वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपने पास है, ये आपको पहचानना है, कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था C6H12O6, पर इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा। देखो ये दिख रहा है, 6 कार्बन थे और हमने क्या किया, इसमें H2O लिख दिया और 6 को बाहर कर दिया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो बस मैं ये बोलना चाहता था, यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ गया है, X की जगह 6 है, Y की जगह 6 है, तो मैं बोल दूंगा कि कार्बोहाइड्रेट है। आपको डायरेक्टली ऐसे लिखा नहीं आएगा। ठीक है, और ये देखो, ये फार्मूला से मैच खा रहा है, बिल्कुल इस वाले जनरल फार्मूला से मैच खा रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है भाई, फार्मूला में ये क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, बट नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन रैमनोज की बात करें तो ये फार्मूला में मैच नहीं हो रहा है, फिर भी ये क्या है, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट। इवन नॉट मैच विद द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसलिए इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेने हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहला क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या होता है भाई, ध्यान से, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट के कई टाइप हैं, आइए हम सीखते हैं। जैसे मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज। ओलिगोसेकेराइड सुक्रोज, मोल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड में ये आते हैं। अब ये तो आपको याद रखने हैं, लेकिन आइए मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर आर नोन एज अ मोनोसेकेराइड। मतलब ये बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट यूनिट होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। 20 मोनोसेकेराइड इन आवर नेचर में है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, वो 20 कौन कौन से हैं, तो देखो, अगर 3 कार्बन है तो उसको ट्रायोज बोलते हैं, और एल्डिहाइड है तो एल्डोट्रायोज बोलेंगे, कीटोन है तो कीटोट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें तो एल्डोटेट्रोज, कीटोहेक्सोज अगर कीटोन ग्रुप है, सो ऑन, आप देख लो। ठीक है, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, इसको जब हाइड्रोलिसिस करो तो 2 to 10 मोनोसेकेराइड देता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, और ये है सुक्रोज, इसका हाइड्रोलिसिस किया H2O तो ग्लूकोज दिया, फ्रक्टोज दिया। ठीक है, आप सुक्रोज को H2O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ग्लूकोज, है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला जैसे है तो ऐसे भी लिखा सकता है। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जो 10 यूनिट से ज़्यादा क्या दें भाई, मोनोसेकेराइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोज, ये सभी क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब पॉलीसेकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज होता है बेसिकली, इसमें है। हाँ, बताता हूँ, देखो,
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हम यही देखने वाले हैं। तो देखो रिड्यूसिंग क्या होता है, ये रिड्यूस होते हैं टॉलरेंस टेस्ट से। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, सिल्वर मिरर कलर आता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए यूज होता है एल्डिहाइड। और फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, ब्रिक रेड कलर का होता है, ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड पीपीटी आएगा, और इसमें कलर ही चेंज हो जाता है बेसिकली। तो अगर इनमें से इफ एनी ऑफ दीज आर पॉजिटिव तो रिड्यूसिंग शुगर होगा, सिंपल है ना। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एक लिख देते हैं, कलर चेंज। तो इनमें से अगर मान लो ये दिखते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है। तो ये डोंट रिड्यूस, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ऑल मोनोसेकेराइड जो होते हैं ना वो रिड्यूसिंग होते हैं, जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं। तो ऐसे बोल सकते हो नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज अ शुगर दैट कैन नॉट रिड्यूस टॉलरेंस, फेलिंग्स और बेंटिक्स है ना, और यहाँ पे लगा लेना टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग्स रिएजेंट और बेंटिक्स। तो ये सुक्रोज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज को पहला मेथड होता है सुक्रोज से प्रिपेयर किया जाता है, केन शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज ले लो, हाइड्रोलिसिस कर लो, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज, तो प्लस डेक्स्ट्रो बोलेंगे, और ये फ्रक्टोज हो जाता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं। स्टार्च आप ले लो, ये है स्टार्च को ऐसे दिखाते हैं रिप्रेजेंट, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करो इस टेम्परेचर में तो ग्लूकोज मिल जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लेना, आएगा तो एज इट इज आएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज में अगर देखो, ग्लूकोज क्या होता है, स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कितने कायरल सेंटर हैं, 1 2 3 4 कायरल कार्बन है। अनसिमेट्रिकल है, देखो इसको कट करो, ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है। तो अनसिमेट्रिकल में टोटल स्टीरियो आइसोमर जो आता है 2 टू द पावर n आता है, n कायरल सेंटर है, 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 आइसोमर आएंगे, स्टीरियो आइसोमर। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जैसे रिएक्शन विथ HCN। HCN क्या होता है, साफ साफ दिख रहा है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, और ये H जो है ऑक्सीजन के पास जाएगा, बन गया ये। तो HCN के साथ रिएक्शन करने पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये NCERT में गिवन है भाई, याद रखना है एज इट इज़, हमारे टाइम ये पूछा था। अगर यहाँ पे आप कोई HI रेड फास्फोरस हो तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, देखो ये सारे OH बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके रिड्यूस कर देगा, 6 कार्बन में चेंज कर देगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये n हेक्सेन बन जाता है। और ये प्रूफ भी होता है कि ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। और ये गिवन है तो ये तो क्या बना लेगा, टॉल्यून बना लिया। एक्सेस में अगर ले लोगे तो पूरा जगह क्या क्या जोड़ देगा, क्लोरीन को जोड़ देगा, और क्या, हर जगह क्लोरीन को जोड़ देगा। वैसे मैं इसको आगे रिएक्शन नहीं करा रहा, वो दूसरी रिएक्शन हो जाएगी, इतना आप याद रखो, ठीक है। रिएक्शन विथ NH2OH और सेम टाइप से रिएक्शन होता है तो क्या हो जाएगा, कभी भी अमोनिया का डेरिवेटिव ऐसे दिखता है सामने, यहाँ पे आप वो दिख जाए तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने थोड़ा सा एरर किया है, इसको क्या करने का, ऑक्सीजन को उड़ाने का, मैं बताता हूँ। अमोनिया का डेरिवेटिव जब दिखता है, हाइड्रोजन को तो ऐसे रहने दो, ये वाला पार्ट गायब करने का, H2O बाहर निकालने का, -H2O बाहर हो जाएगा, और जहाँ से निकलता है ऑक्सीजन ये वाला डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाता है, N जो बाकी का था, तो ये बन जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रिएक्शन तो याद ही रख, तो ये यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट अटैक करेगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये नेगेटिव वापस आएगा और इसको मार के बाहर निकाल देगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। और जैसे ही ये बाहर निकला तो इस पे आएगा नेगेटिव को वर्कअप करके यहाँ पे H आ जाएगा, तो एसिटिक एसिड ये बन जाता है। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, अगर मान लो 5 मोल आप एसिटिक एनहाइड्राइड के लेते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है ना, पेंटा एसीटेट टाइप सा इसमें स्ट्रक्चर आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, अगर Br2 वाटर लेते हो तो आपके पास यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दोगे तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड तो सैकरिक एसिड बन गया, ठीक है, ये याद रखना। रिएक्शन विथ Na सोडियम अमलगन अल्कोहल,
तो ये रिएक्शन जब आप कराओगे यहाँ से इससे, तो सॉर्बिटॉल बन जाता है। सॉर्बिटॉल क्या होता है, यहाँ भी हो, इसमें भी OH, इसमें भी, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ रटना भी नहीं, बस यहाँ पे वो चेंज करने का। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर ले लेते हो आप किसमें वाले में, इसमें ग्लूकोनिक एसिड में, तो इसमें क्या होता है, साइकेरिक एसिड बन जाएगा डायरेक्ट अपने पास, ये बन जाएगा ग्लूकेरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ है याद रखना। ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, तो यहाँ पे ये अमोनिया का डेरिवेटिव, फिर से यहाँ से ये H2 दिखा, गायब करेगा, ये लग गया यहाँ पे, फिर से PHNH आता है, तो फिर से ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे समथिंग लाइक कि जो अल्कोहल था पहले कीटोन बनाया और फिर यहाँ से H2 को इसको गायब करेगा, फिर ये बन जाए, यहाँ पे बन जाएगा, फिर इसको आगे ऐसे, तो यहाँ पे ओसाजोन ग्लूकोसाजोन वो बोलते हैं। ये कंफर्म करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डजंट गिव NaHSO3 टेस्ट, ग्लूकोज डजंट गिव स्चिप टेस्ट, पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज, नो रिएक्शन विद NH2H। तो ये इतनी सारी बातों को बताता है, ये एज इट इज़ याद रख लो। ठीक है, रिएक्शन विथ सपोर्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नो रिएक्शन विथ Na, है ना, ये सपोर्ट करता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है। नो रिएक्शन विथ, यही ऊपर जो बताया, और 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता। ठीक है, नो रिएक्शन विथ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट विथ NH2OH। अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बता, तो ध्यान से देखना कैसे होगा। ये ग्लूकोज है अपने पास, मैं आपको बहुत ईजिली बताऊंगा। और देखो ये वाला यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। तो देखो ये जो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा। ठीक है, और जैसे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव इससे H ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो OH आ गया। अब ये पॉसिबिलिटी है, और ये वाला तो हमने ब्रिज बना दिया, ये जो गया देखो, तो ये ब्रिज है। अब एक बार OH हमने इधर राइट करके लिख लिया, एक बार लेफ्ट करके लिख लिया। ठीक, तो होगा क्या, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ये हमने दोनों पॉसिबिलिटी लिख लिया। अब आपको हमेशा याद रख लेना, जब भी ऐसे आए तो यहाँ से O को यहाँ लगाना है, और एक बार ये वाला जो O है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट लिखना है। अब इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अच्छे से। तो देखना, जो OH अपने पास अगर लेफ़्ट साइड है कोई चीज़, तो उसको एबो लिखना। मान लो इसी में बनाते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर पहले रिंग बना लेने का, और ऐसे लाइन खींच लेना हर कार्बन पे। अब जो अपने पास लेफ्ट में है उसको एबो लगाना। तो देखो यहाँ पे OH 1 नंबर पे लेफ्ट में है, इसको 1 दिया तो उसको एबो लिखा है। 2 नंबर में OH राइट है तो उसको हमने डाउन लिखा है। 3 नंबर में OH लेफ्ट है तो हमने उसको एबो लिखा है। तो ऐसे 4 नंबर में OH राइट है तो उसको हमने डाउन लिखा है। हाँ, 5 नंबर में ये CH2OH लगा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो इसको ऊपर लिखने का। ठीक है, ऊपर लिखने का, इसको हम बोलते हैं बीटा D प्लस ग्लूकोपायरानोस। ठीक है, ये याद रख लेना, OH 1 पे ऊपर हो तो। अब यहाँ पे क्या है, OH 1 पे क्या है, राइट है, तो राइट को हम क्या लिखते हैं, बिलो। ये देखो राइट को बिलो, तो बिलो लिखते हैं 1 2 3 4, बाकी सब कुछ वैसे लिख दो आप। तो यहाँ पे एक ये रिंग मतलब पायरॉन जैसे रिंग देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, पायरॉन होता है, और इसको बोलते हैं अल्फा D प्लस, है ना। D प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव क्लॉकवाइज ग्लूकोपायरानोस। और ये जो अल्फ़ा बीटा दोनों फॉर्म है, ये बीटा है ये अल्फ़ा है, दोनों C1 एनोमर होते हैं, मतलब एक कार्बन पे इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। ये बिलो है तो ये ऊपर है, बाकी सब कुछ सेम है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म, क्रिस्टलिन फॉर्म। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन गिव्स अल्फा ग्लूकोज, मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है। एक्वस सॉल्यूशन गिव्स बीटा ग्लूकोज, इतना होता है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे कि ओपन चेन अल्फ़ा ग्लूकोज, इधर से अल्फ़ा ग्लूकोज भी हो सकता है, बीटा ग्लूकोज भी हो सकता है। तो यहाँ से मोटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इज कॉल्ड मोटा रोटेशन ड्यू टू हेमी एसिटल। तो इसमें से अल्फ़ा और बीटा में जो इंटर कन्वर्जन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मोटा रोटेशन। और अल्फ़ा बीटा ये क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर एनोमर होते हैं। डाइस्टीरियोमर जो आपस में मिरर इमेज ही ना हो। अब ऐसा ये देखो, एक ही कार्बन पे इनके पास चेंजेस है, बाकी जो जैसा दिख रहा है वैसा ही है। अब ऐसा थोड़ी होगा, हम अपने आप को मिरर में देखेंगे, राइट हाथ का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जो चीज़ राइट है वो लेफ्ट, जो लेफ्ट है वो राइट। यहाँ पे ये ऊपर का नीचे हो जा रहा है, बाकी सब तो सेम है, तो ऐसा थोड़ी है। तो पूरा का पूरा तो डाइस्टीरियोमर की प्रॉपर्टी होती है जो मिरर इमेज ही ना हो आपस में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। फ्रक्टोज का देखते हैं।
अल्फ़ा फॉर्म क्या होता है, देखो ये फ्रक्टोज का पहले स्ट्रक्चर आप याद रख लो, ठीक है। अब वही कहानी है, यहाँ से ये OH जाएगा और ये वाला टूट जाएगा। तो देखो OH को एक बार हमने राइट लिखा और ये वाले को लेफ़्ट, एक बार हमने इसको राइट लिखा इसको लेफ़्ट। फिर बना लो यहाँ 1 2 3 4 5, ऐसे बना लो 1 2 3 4 5, 5 नंबरिंग बना लिया। ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा अपने पास 5, और हमने थोड़ा सा गलत किया है नंबरिंग करने में। देखो ये ऐसे लिखना है, एक समझना 1 2 3 4 5 6, अब सही है। तो देखो 1 पे CH2OH राइट है तो बिलो कर लो 1, फिर 2 पे OH क्या है लेफ़्ट है तो लेफ़्ट को ऊपर कर लिया। 3 पे देखो 3 पे OH लेफ़्ट है तो उसको कहाँ कर लिया ऊपर, तो सो ऑन ऐसे करते करते जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे हमने कर लिया सेम, 1 पे अपने पास क्या है OH लेफ़्ट है तो उसको ऊपर कर लिया, और सॉरी CH2OH लेफ़्ट है तो ऊपर, OH राइट है तो उसको बिलो, सो ऑन ऐसे सब कुछ कर लिया। तो इसमें फ्यूरॉन रिंग की तरह है तो इसलिए फ्यूरॉन है ना, इसमें फ्यूरॉन होता है। और ये अल्फ़ा एंड बीटा क्या होते हैं C2 एनोमर होते हैं, क्योंकि 1 2 2 कार्बन पे इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है तो इसलिए C2 एनोमर होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इस तो हमने बता दिया ना, अभी बता दिया आपको वही जो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज का स्ट्रक्चर ध्यान से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, अभी हमने बताया था अल्फ़ा डी ग्लूकोज कहाँ गया, ऊपर गया, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज। तो सुक्रोज कैसे बनता है, आप अल्फ़ा डी ग्लूकोज को लो, बीटा डी फ्रक्टोज को लो, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी मतलब ये वाला फ्रक्टोज लेना है आपको, ये ले लिया, और यहाँ से अल्फ़ा से H गैप करना, ओ यहाँ से OH, तो -H2O को बाहर निकाल देना, ठीक है। तो बाहर निकालने पे ये स्ट्रक्चर आएगा, ये वाला ऐसे ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पे ये वाला क्या होता है मोनोसेकेराइड, ये भी मोनोसेकेराइड होता है, सिंपलेस्ट यूनिट। तो जब ऑक्सीजन मोनोसेकेराइड के बीच में फंस जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जहाँ पे होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। C1 ये C1 C2 को इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये याद रखना, इसी को बोल देते हैं सुक्रोज। ये क्या हो गया सुक्रोज, ठीक। देखना तो ये याद रख लो, NCERT में गिवन है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इतना, अल्फ़ा जिसमें 30 इतना है, बीटा इतना होता है, स्पेसिफिक रोटेशन इतना, इसके में इतना, ठीक है। बीटा में याद रखना अल्फ़ा और बीटा डाइस्टेरोमर एनोमर होते हैं C2 पे। तो ये C2 पे ही तो चेंज है ना इनका, साइकिल हमने फिशर प्रोजेक्शन बना लिया है। और RS नेमिंग भी सिखा देता हूँ। अगर OH मान लो, ये स्पेसिफिक केस है, CHO ऊपर CH2OH नीचे, तो R अगर राइट है तो उसे OH राइट है तो उसे R बोलना, लेफ्ट है तो ऐसे बोलना है, तभी लगाना जब CHO ऊपर CH2OH नीचे। यहाँ भी निकालना है, लेफ्ट है तो ऐसे बोल दो, राइट है तो R। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये इपीमर होते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये जो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है और अल्फ़ा गैलेक्टोज जो होता है डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट सिंगल कायरल सेंटर, तो इसलिए इपीमर है। और अल्फ़ा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज तो स्पेसिफिकली ये भी एनोमर ही है, क्योंकि दीज डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकली एट द हेमी एसिटल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा तो एनोमर होते हैं। और अपने पास अल्फ़ा ग्लूकोज अल्फ़ा फ्रक्टोज फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि इसमें क्या होता है एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, तो इसलिए फंक्शनल। अल्फ़ा ग्लूकोज अल्फ़ा राइबोज जो होता है वो क्या होते हैं होमोलॉगस होते हैं। तो होमोलॉगस मतलब जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो ये हो गया, ये करेक्ट ही था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ याद रख लेना। ग्लूकोज फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, ब्रोमीन वाटर से, है ना, बट नॉट टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, बेंडिक्ट रिएजेंट। और ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज गिव सेम ओसाजोन बिकॉज इन ओसाजोन फॉर्मेशन टेक प्लेस एट फर्स्ट 2 कार्बन, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, एक जहाँ गिवन इसको गैप करो, फिर से इसको रिड्यूस करिए, मैंने रिएक्शन करा है, और ये ग्लूकोसाजोन होता है, ठीक है, ये मैंने किया पहले। अब डाइसेकेराइड क्या होता है, जैसे सुक्रोस है, डाइसेकेराइड है, 2 to 10 यूनिट देगा हाइड्रोलिसिस पे, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज देता है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करोगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज, लैक्टोज का बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज देगा, ठीक। और ये तो मैंने आपको सिखाया। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, दोनों अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, ये वाला जो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं मोनोसेकेराइड। ऑलरेडी कर लिया। स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज क्या होता है, देखो आप अल्फ़ा डी ग्लूकोज ले लो और अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज ले,
तो देखो होता क्या है, जब 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज ले लो और यहाँ से OH गायब करना है, यहाँ से H, सिंपल, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा C1C4, क्या हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जहाँ पे ये होता है वो रिड्यूसिंग होते हैं, तो ये माल्टोज का स्ट्रक्चर आता है। अच्छा, सुक्रोज में क्या था, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिया गया था, इसमें 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज लिया गया है, तो ये आता है, ठीक है, इसको माल्टोज बोलते हैं। लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे आता है, आप अल्फ़ा डी प्लस गैलेक्टोज, नॉट ग्लूकोज, गैलेक्टोज ले लो और बीटा डी ग्लूकोज ले लो, यहाँ से OH यहाँ से H गैप करने का, याद रखना ये ऐसा ही दिख रहा है, तो आपके पास ये जो बनेगा इसको लैक्टोज बोलते हैं, और यहाँ पे C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये स्टार्च के बारे में आप इसको पढ़ लो, NCERT की लाइन है, ये स्ट्रक्चर भी हमने बना दिया, ठीक है। इसको अमाइलो, स्टार्च में 2 होते हैं, अमाइलोज, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज की यूनिट बहुत सारे ले लो और उनमें से आप क्या करो, OH H को गायब करते जाओ, ऐसे सो ऑन, तो आपके पास अमाइलोज आ जाता है, ठीक है। और इसको अल्फ़ा लिंक बोलेंगे, तो याद रख लेना, और ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लो इसको। और ये क्या होता है, एमिलोपेक्टिन बोलते हैं इसको, अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, ये ब्रांच C6 कार्बन पे है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1C4 पे है, और ये पहचान के आप बताओ किसके बीच में जुड़े हैं। अब यहाँ पे जुड़ा है मतलब वाटर निकला होगा, यहाँ पे जुड़ा है मतलब वाटर निकला होगा, तो कई सारे यूनिट लेते हैं ग्लूकोज के और फिर वहाँ से वाटर गायब कर देते हैं, ठीक है। ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, ये भी आपको पढ़ लेना है कि कंपोज ओनली बीटा ग्लूकोज यूनिट विच आर ज्वाइंट बाई ग्लाइकोसिड, मतलब बीटा वाला जो ग्लूकोज होता है उसमें से H2O निकालते जाओ, यहाँ पे ऐसे जो निकाला था हमने ये इस टाइप का, ठीक है, तो वहाँ पे वो आ जाएगा, ये सेलुलोज आ जाएगा, ओके। नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट इन सेलुलोज आर, ये आ सकता है इन्फॉर्मेशन, 1000 से 1500 इन 1 मॉलिक्यूल होता है। और सेलुलोज डजेंट शो मोटर रोटेशन लाइक स्टार्च शो करता है, इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग बिकॉज देयर इज़ नो हेमी एसिटल ग्रुप, तो हेमी एसिटल ग्रुप भी होना चाहिए रिड्यूसिंग के लिए। अब एसिटल हेमी एसिटल तो आपको बाद में पढ़ाया जाता है एल्डिहाइड कीटोन में। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, स्टार्च और सेलुलोज होते हैं, और स्टार्च 2 तरीके के होते हैं, अमाइलोज, एमिलोपेक्टिन जो आपने ऊपर देखा, सेलुलोज क्या होता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बीटा ग्लूकोज, मतलब लीनियर होता है, ये इन्फॉर्मेशन लीनियर होता है। अमाइलोज इतना C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, वाटर सॉल्युबल 15 से 20% स्टार्च होता है, और ये आपके पास इसमें वाटर इनसॉल्युबल होता है, 80 से 85% स्टार्च होता है, तो इसको याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला JEE में पूछा गया है 2022 में, तो बोला है ग्लूकोज AH, एन हेक्सेन, ये तो रटा गया है, एन हेक्सेन बनेगा, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर, तो मैं तो कहूँगा ऐसे क्वेश्चन पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो, ए का S होना चाहिए, तो ए का ES, 2 ऑप्शन तो कट करो, ए का ES इसमें नहीं गिवन है, इसमें नहीं गिवन है। चलो और देख लेते हैं, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का Br2 ऑर्डर के साथ क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड देगा, ठीक है, ये देख लो अभी तो पढ़ा था जी, ग्लूकोज Br2 के साथ ग्लूकोनिक एसिड देगा, तो बस ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया, कुछ सोचना ही नहीं था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं थोड़ा सा, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में एक याद रख लो, ये अपना रेफरेंस है, इसी से सारा कुछ हम डिराइव करने वाले हैं, इसी से हम डिराइव करने वाले हैं, क्या मतलब, तो ये क्या होता है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। अब आपको इससे बहुत सारी स्ट्रक्चर डिराइव करना है, अगर आपको एरिथ्रियो बनाना है तो इसमें एक OH ऐड करने का ग्लिसरॉल में, तो देखो ये OH ऐड कर दिया, और जो ये बना है इसी को उल्टा करने का तो एरिथ्रियो बन जाएगा, समझ आया आपको, ग्लिसरॉल में उल्टा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब एरिथ्रियोज से 2 निकल के आते हैं, एरिथ्रियोज से 2 निकल के आते हैं राइबोज, एराइबोनोज, राइबोज में इसमें एक OH और जोड़ देना, तो ये जो आएगा इसको राइबोज बोलेंगे, और इस वाले को उल्टा कर देना तो अराइबोनोज हो जाएगा। थ्रियो वाले में क्या होता है, इसको एक OH और लगा देना, लगा दिया, इसको जाइलोज बोलेंगे, इसको उल्टा कर देना तो लाइजोज बोल देंगे। तो अब राइबोज से 2 निकल के आते हैं एलोज, एल्ट्रोज। एलोज क्या होता है, इस वाले में OH एक जोड़ दो रहा है, देखो एक एक्स्ट्रा OH आ गया तो इसको हम बोल देंगे एलोज, इसको उल्टा कर दो ये हो जाएगा एल्ट्रोज। अराइबोनोज में इस वाले में एक OH जोड़ दो, ये जोड़ दिया, इसको उल्टा कर दो तो मैनोज आ जाएगा। तो ऐसे ट्रिक होता है जो आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये तो ये आप याद रख लेना मैनोज, और इसको आप थोड़ा सा देख लो, ये आइडोज बोलते हैं इसको, ठीक है।
तो यहाँ से निकल गया। तो देखो इसको हम आगे और क्लासीफाई करते हैं। ज़ाइलोज जो है, ज़ाइलोज में एक एच ऐड कर दोगे, इसको ग्लूकोज बन गया, और इसमें हमने इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया, आयोडोज हो गया। और ये लाइजोज जो था, लाइजोज आप समझ रहे हो ना, ये जो आपने बनाया था ये वाला लाइजोज, इसमें एक OH और ऐड कर दोगे तो लाइजोज में देखो ये अपना फ्लो चार्ट है, इसमें एक OH और ऐड कर दिया तो गैलेक्टोज बन जाता है ना। कैसे पता चला, देखो 3 ज़ाइलोज, लाइजोज, और लाइजोज में हमने एक ऐड ये ग्लूकोज और ये टेलोज आता है, तो इसको उल्टा कर दो ये टेलोज हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रखना इसको, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है, आप कुछ भी ट्रिक बना। अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो देखो इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे आपके पास घर बनता है उसमें ईंट एक सबसे बेसिक ब्लॉक होता है, वैसे ही प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और इसमें अमाइन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, मैं बताता हूँ। अल्फ़ा अमीनो एसिड जैसे क्या होता है, अल्फ़ा अमीनो एसिड आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन, बेसिक यूनिट होता है। तो ये है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्यों बोला हमने इसको, ये देखो ये 0 और ये है अल्फ़ा। अल्फ़ा पे इस पे क्या लगा हुआ है, अल्फ़ा ग्रुप पे आपको देख, अल्फ़ा पे यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखो बीटा पे, तो ये 0, इसको 0 माना, अल्फ़ा बीटा, बीटा पे NH2 लगा हुआ है। गामा, ये 0 अल्फ़ा बीटा, गामा पे NH2 लगा है, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा अमीनो एसिड होता है। अगर ये वाला है तो एसिडिक, ये वाला है तो बेसिक, ये वाला एक्सेस में है तो एसिडिक, ये वाला है तो बेसिक, ये और कुछ नहीं है तो न्यूट्रल। अमीनो एसिड जैसे 0 अल्फ़ा बीटा गामा, ये डेल्टा हो जाएगा। अच्छा, अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होते हैं वो मोनोमर होते हैं, अल्फ़ा वाला बेसिक। ऑल अमीनो एसिड जो उनका नाम होता है L होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। 23 अमीनो एसिड होता है ऑल्दो। और ग्लाइसिन जो होता है ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी ऑल जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ग्लाइसिन में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। अल्फ़ा अमीनो एसिड को हीट करोगे तो देखो ये 2 यूनिट ले लिया अल्फ़ा अमीनो एसिड का, ये 0 ये अल्फ़ा, समझना हमने थोड़ा अरेंज करके लिख लिया अपने सुविधा अनुसार। यहाँ से OH, यहाँ से OH ही गायब करके आप जोड़ दो पूरा, ये जुड़ा ये जुड़ा तो ये बन गया, ठीक है। स्ट्रक्चर याद रखना। बीटा अमीनो एसिड में लिया तो यहाँ से बीटा में 2 अलग नहीं लेते, इसी में NH2H को गायब कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाता है, ठीक। बीटा वाले में ये 0 ये अल्फ़ा, ये बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ये आपको याद रखना है ऐसा। गामा में क्या होता है, इसको हीट करोगे तो यहाँ से OH गायब करो, ये रिंग बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। और है ना, ये गामा डेल्टा, डेल्टा में भी गैप कर दो, ये OH से H गैप कर दो, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन गया। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ ज्यूटर आयन। तो pH ऑफ ज्यूटर आयन कैसे निकालते हैं, मान लो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, क्योंकि इसमें ध्यान से देख, ये क्या है, ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि लोन पेयर था और ये H+ देखा होगा ले लिया, तो यहाँ पे H+ आ गया, और ये आपके पास ये H यहाँ था, ये लोन पेयर था, ये इसके H को ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो pH यहाँ पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, pKa1 pKa2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, वही होता है। फॉर एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है, एसिडिक अमीनो एसिड जैसे देखो यहाँ पे COO, सिर्फ 2 एसिड वाला एक्सेस में है, तो यहाँ पे pKa3 गिवन है, यहाँ pKa2, तो pH निकालोगे जो एक्सेस में होगा उसी वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर देना, एवरेज निकालते हैं। और ग्लाइसिन इज़ द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम आपको प्रोटीन में ये भी बताते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। मान लो हमने अलाइनिन और ग्लाइसिन लिया, 2 अमीनो एसिड ले लिया, तो आओ बताते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, ये आपको मैंने डिटेल में कुछ समझाया नहीं है, बस आपको बताया कि pH निकालने का है तो फॉर्मूला यूज़ कर लेना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि डाइपेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। मान लो आपके पास जो 2 अमीनो एसिड हैं ऐसे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये अलाइनिन है, ये ग्लाइसिन है, तो पहले वाले में से OH, दूसरे वाले में से H गायब करना है, तो आपके पास यहाँ से OH चाहिए पहले वाले में से, दूसरे से H गायब कर दो, क्या बन जाएगा H2 और N, और ये हो जाएगा CHM, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा N, और ये H लिख लो, C डबल बॉन्ड C और OH, ठीक है। यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, ये वाला, यही है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, समझ आया। तो अमाइड जैसा दिखता है। यहाँ पर भी हमने वही किया, यहाँ पे गिवन है तो पहले से OH H, अब फिर ये इससे भी जुड़ा है तो OH H गायब करेंगे, तो बस हो गया OH H और OH
H को गायब किया, ख़त्म। तो बस अपने पास क्या बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड आपको आई होप दिख रहा है, ये वाला है। ठीक है, और इधर भी ये वाला है। तो ऐसे बनते हैं अमीनो एसिड। कुछ आपको याद रखना है अमीनो, कभी कभी जेई में एक बार 2016 में पूछा था, हमने दिया था, तो बोला था कि अमीनो एसिड विद सल्फर ग्रुप, तो सिस्टीन होता है, ई होता है इसमें, तो इसमें एस है ना, और सिस्टाइन होता है, इसमें भी एस एस लिंकेज है, ये भी पूछ सकता है, इसमें आइन है। और मेथियोनिन होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी याद रखो, बस आर चेंज होते जाएंगे। अमीनो एलिफेटिक अमीनो एसिड में आते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूजिन, आइसोल्यूजिन और प्रोलिन बोलते हैं, इसमें साइक्लिक रिंग होता है, ये भी पूछ सकता है। मोस्ट अमीनो बेसिक अमीनो एसिड कौन से हो जाएंगे, ये एस्पैरेटिक एसिड हो जाएगा, एस्पैरेटिक एसिड बोल लेंगे क्योंकि COOH ग्रुप है, और एक ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, बस ये डिफरेंस है। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जिसमें एरोमेटिक रिंग हो सब में, और ट्रैप्टोफॉन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन। अच्छा, अमीनो एसिड विथ OH ग्रुप, सेरीन होता है जिसमें OH ग्रुप है, थ्रियोनिन होता है बेसिक अमीनो एसिड, तो अर्जनिन, इमिडाजोल, ये इसमें इमिडाजोल है। ठीक है, तो इसको बोल, और इसका ये इमिडाजोल रिंग है, इसमें एक्चुअल में इसका नाम है हिस्टिडीन। ठीक है, और इसका नाम है अर्जिनाइन। तो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा चेंज, अगर वैसे गलत नहीं होता, पर इन केस कभी अगर गलत कुछ हो जाता है थोड़ा मोड़ा, तो कमेंट करके कंफर्म कर लेना, है ना, या पूछ लेना, समझ जाना, तो है ना, कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें। और वैसे भी ये वाला तो थोड़ा बायो वाली चीज़ें हैं, तो मैं भी तो वैसे गलत नहीं होगा, पर इन केस थोड़ा हो जाता है, तो इसको एस्पैरेजिन बोलते हैं, ग्लूटामिक है, ये आप याद रखो। ज्यूटर आयन, ये तो मैंने आपको समझा। यहाँ से ये वाला है ना, मैं देख, मुझे ऐसा लग रहा, सोच रहा क्या ही हो गया, H+ निकाल दिया तो अपने पास ये बन जाता है, H+ ले लिया तो अपने पास ये बन जाता है। ठीक है, सिंपल। और कभी कभी आपसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी पूछ लेगा, तो जहाँ पे pH क्या हो जाता है, नेट pH अपने पास 0 हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब 0। और जहाँ पे ये वाला बॉन्ड होता है ना, ये वाला C यहीं से तो जुड़ रहा था, उसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, ये हमने उल्टा करके लिख दिया है। ठीक है, और अगर फॉर नेचुरल अमीनो एसिड, यहाँ पे pH या PI हो जाता है नेचुरल वाले, तो वही है pKa1 pKa2 / 2। और ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ सिखा दिया। और ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है, मैंने रिटन लैंग्वेज में दे दिया है, आप इसको याद रख लें, नेमिंग वगैरह के बारे में, और ये सब आप पढ़ लो। टेस्ट फॉर प्रोटीन, ब्यूरेट टेस्ट होता है, इसमें क्या वो लिया जाता है, याद रख लो, पूछा जा सकता है। कलर कौन सा आता है, पिंक और वायलेट। मिलियंस टेस्ट होता है, प्रोटीन सॉल्यूशन मिलियंस रिएजेंट होता है, रेड कलर आता है। आयोडीन रिएक्शन होता है ना, येलो कलर आता है। जेंथाप्रोटिक टेस्ट होता है, येलो। ये तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना, क्योंकि याद करने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने लास्ट ईयर 3 स्टेप स्ट्रेटजी फॉलो किया था, नीट 2025 का पेपर जो हमने कराया था, विदिन 2 मंथ पेपर वही आया था। ये रेफरेंस है, आप चेक कर लो, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा वीडियो आप देख लो। ये और फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये नीट का क्वेश्चन है, हमारे रेफरेंस है, विदिन 2 मंथ जो हमने बताए थे, टू दी पॉइंट ये जैसे करने को। इस बार भी हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी चलाया, जो फॉलो करेगा डेफिनेटली उसके स्कोर आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हो हमें, तो मैंने इस बार जो मैंने 5 स्टेप स्ट्रेटजी बताया, आप उसको फॉलो करो। अब डिटेल में 5 स्टेप स्ट्रेटजी, वही जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर लो क्या मैंने बताया। और हाँ जी, कोई जिनको ये सुपर 45 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है हमारा, उसी 5 स्टेप में आएगा। और नीट 25 है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो और कुछ नहीं करना चाहता है, उन्हें भी पढ़ रखा है प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई, तो ये 2 देख के रखो, क्वेश्चन इधर से ही आने वाले हैं। ठीक है, और एक मेंटरशिप ग्रुप है हमारा, 200 रुपीज़ है, जिसमें 20 गेस्ट पेपर आएंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल चैप्टर ऑफ सुपर 45। तो वो मिलने वाले हैं। और बॉबी सर ने जो संडे स्पेशल टेस्ट कराया है, वो भी मिल जाएगा। वो सब 5 स्टेप स्ट्रेटजी में आप देख लेना एक बार। तो आपको लिंक व्हाट्सअप ग्रुप, कॉमन ग्रुप है, 1000 लोग ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ कॉमन ग्रुप में, और फिर पर्सनली मैसेज करो। तो जो मेंटरशिप ग्रुप है, जिसमें 500 ऑलमोस्ट लोग हो चुके हैं, आप उसमें ऐड हो जाओगे, PDF वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा।
ये सुपर 45 आप देखो, कोई भी रैंडम चैप्टर आप एक उठा के देख लो। मतलब इसमें जो चैप्टर हमने कराए हैं इस लेवल से कराए हैं कि आपका अगर चैप्टर थोड़ा भी वीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। सॉल्यूशन ऐसा कि पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, और ये क्वेश्चन रैंडम नहीं होते, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको PDF वगैरह सब कुछ ही मिल जाएगा। तो आप फटाफट ज्वाइन हो लो। पहले आप कंटेंट देखो, ब्लाइंडली मत फॉलो करो। लगता है जेन्युइन है मैंने जो बातें बोली, तो ही आप जुड़ो, ठीक है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सारे चैप्टर के हमने क्लासिक 1 शॉट कराए हैं, फ्री, पूरा यूट्यूब पे है, क्लास प्लेलिस्ट में सुपर 40 ये सब। तो अगर आपको लगता है, और ये चैप्टर ऐसे हैं ना, मतलब मैंने 5-7 जगहों का कंटेंट उठा के किताबों का यहाँ पे डाला हुआ है। मतलब सारे एक्सेप्शन, सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा NCERT वगैरह सब कुछ एडेड है। इसको देखने के बाद और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना, कभी कितना भी पढ़ लो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो इसे देखने के बाद आ जाएगा सब कुछ अच्छे से, ठीक है। ऐसे सारे चैप्टर तो फटाफट आप देख लो और जुड़ जाओ, मैं कहूँगा आप फटाफट। और प्रोटीन क्या होते हैं? बेसिकली पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड होते हैं, तो वो प्रोटीन होते हैं। तो देखो, ये प्रोटीन हमने देख लिया, ये पेप्टाइड लिंकेज होता है, ये हमने आपको बता दिया नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। पेप्टाइड, फाइब्रोस प्रोटीन, NCERT में सब कुछ गिवन है ना। पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, पूछा जा सकता है। केरेटिन एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। ये सब कहाँ होते हैं? ग्लोबल प्रोटीन क्या होता है? इंसुलिन एल्बुमिन में होता है। सिंपल प्रोटीन होते हैं अल्फा एमिनो एसिड, एल्बुमिन, एग्जाम्पल सारे याद करने वाली चीज़ें हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये मैंने जो आपको सिखाया। टेस्ट फॉर प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन है मैं बताता हूँ। तो देखो, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है भाई, फाइब्रस जो मैंने आपको दिखाया, हाइड्रोलिसिस, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, तो एमिनो एसिड आर ज्वाइंड बाई एन अमाइड लिंकेज, है ना, अमाइड लिंकेज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, जिसमें CONH बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन और लॉन्ग पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड जो मैंने आपको बताया। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये भी पढ़ लेना, क्या भी साइंटिस्ट का नाम, नीट में तो भाई कुछ भी पूछ लेते हैं। इंसुलिन इन्होंने फर्स्ट टाइम, है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंसुलिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया था। और इसके पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड किसके द्वारा जुड़े होते हैं? आर ज्वाइंट टू ईच अदर, ठीक है। इस टर्म एमिनो एसिड ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन आर ज्वाइंट ईच अदर, तो उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस, एंड दिस सीक्वेंस इज टर्म एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ लो। और ये वाले हैं कुछ ऐसे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, ये दिखा रहा है। अल्फ़ा हेलिक्स, सारे एग्जाम्पल तो भाई ज़रूर मुँह पढ़ लेना, ठीक है। और ये भी मैंने लिख दिया है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और ये पढ़ने वाली चीज़ें, आपको याद करने वाली चीज़ें। चलो एंजाइम के बारे में देख लेते हैं। एंजाइम, वाइटमिन्स और न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखो, हमारे बॉडी में बहुत तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और उन्हीं केमिकल रिएक्शन के कारण शायद से हम जिंदा हैं, है ना। खाना डाइजेस्ट करने को अलग केमिकल रिएक्शन होता है ना। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, वो अलग एक रिएक्शन है। तो बहुत तरीके के वेरियस काइंड्स ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक। और वो जो केमिकल रिएक्शन हो पा रही हैं, वो शायद इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि एंजाइम उनकी हेल्प करता है उन केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। तो एंजाइम एक हेल्प का काम करता है किसी भी केमिकल को, रिएक्शन को होने के लिए, जो बॉडी में हमारी हो रही है, ठीक है। जो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये आपको लाइन याद रख लेना है, ग्लोबुलर सारे एंजाइम जो होते हैं। और ये क्या होते हैं? दिस ऑकर, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं वो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को सहायता पहुंचाते हैं ईजिली होने में और जल्दी होने में, ठीक है। हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और एंजाइम क्या करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी रेट के इन्वर्स होता है, तो रेट रिएक्शन की बढ़ जाती है, ईजिली हो जाती है, फास्ट हो जाती है रिएक्शन। हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने टेबल यहाँ पे कहीं से उठा के डाल दिया है, तो आप देख लो। अगर यह एंजाइम इन्वर्टिस या सुक्रोज एंजाइम है तो क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज करेगा। माल्टोज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में। तो सारे एंजाइम सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है, आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलो आगे चलो।
नेक्स्ट जैसे ये देखो जेई 2022 का क्वेश्चन, तो बोल रहा है इन्वर्टिस से इसको मैच कराना है करेक्ट। तो इन्वर्टिस किसके काम में आता है, चलो ऊपर देखते हैं। इन्वर्टिस एंजाइम जो है, इन्वर्टिस सुक्रोज ग्लूकोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। तो इन्वर्टिस क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो देखो ये वाला इन्वर्टिस, ये वाला केन शुगर सुक्रोज को ग्लूकोज में करता है, माल्टीज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में करता है। तो ए का बाकी का आप मैच करा लो, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली कर पाओगे। तो ऑप्शन में देख लो, यहाँ लिखिए ऑप्शन दिख रहा है मुझे, जो डी का क्यू है यहाँ पे दिख रहा है, बाकी तो और किसी में नहीं है। नेक्स्ट आप देख लो, इन्वर्टिस से एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ को नहीं हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर करता है इन्वर्टिस। माल्टीज हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाँ ये करता है ग्लूकोज। और पेप्सिन क्या करता है, तो ये लिस्ट में आप देख के इसको सॉल्व कर लो पूरा सिंपली, जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे। अब ये वाला भी जेई का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये सुक्रोज है और यहाँ पे कौन सा एंजाइम लिया जाएगा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। तो कौन सा हो जाएगा, इन्वर्टिस एंजाइम लेगा भाई, इन्वर्टिस होगा यहाँ पे, अभी तो पढ़ के आए, ठीक है। और ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा चेंज करता है, जाइम से एंजाइम करता है। नेक्स्ट वाइटामिन क्या होते हैं भाई, वाइटामिन तो सबको पता है, ठीक है। इसेंशियल डाइटरी फैक्टर होते हैं, रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन मिनट क्वांटिटी, माइन्यूट क्वांटिटीज एंड देयर एब्सेंस कॉज स्पेसिफिक डिफिशियंसी। अगर एक प्रॉपर वाइटामिन आप नहीं ले रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो वाइटामिन को देखो, वाइटामिन आर डेजिग्नेटेड लाइक अल्फ़ाबेट ए बी सी डी, वाइटामिन ए बी सी डी आपने नाम सुना होगा। और सब ग्रुप बी इनके होते हैं, B1 B2 C B3। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कौन से वाइटामिन के कारण क्या कमी होता है क्या नहीं होता है। तो हम इसको बस पढ़ना है, आपको मेन चीज़ें हम आपको बता देते हैं। देखो दो तरीके के वाइटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल में एक बार जेई में क्वेश्चन आया है, ADE ये क्या होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं ADE एंड K। और बाकी बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो उनको याद रखने का आपको। अब यहाँ पे हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम अब देखने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड देखो मैं सिंपल आपको बता दूं, इसमें द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA और RNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं DNA। और इसका हाइड्रोलिसिस करने पे पेंटोज शुगर मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलता है। पेंटोज शुगर क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट, इसमें और कुछ नहीं घुमाएगा, याद करना है। तो DNA में क्या होता है, शुगर मॉइटी होता है, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज। वेयर RNA में क्या होता है, इट इज़ बीटा डी राइबोज होता है। ये बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर है, आप कैसे भी याद करो, है ना, याद करना है। और बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज होता है। और यहाँ पे बेस से जैसे दैट ऑकर इन न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव, कौन से बेसेस होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन बेसेस होते हैं। ये पिरिमिडीन बेस है, ये प्यूरिन है। थोड़ा सा आपको डीएर याद करना है तभी आपकी रैंक अच्छी आएगी, है ना, क्योंकि बाकी बच्चे याद करेंगे, आप नहीं करोगे तो रैंक कम हो जाएगी। साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ठीक, इनका। और ये एडनिन है, ये ग्वानिन है। तो DNA कंटेन 4 बेसिस, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। 4 एडनिन, ग्वानिन, ये NCERT में लिखा गया है। और RNA में यूरेसिल होता है, एक डिफर होता है। एडनिन यहाँ पे एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और बस यूरेसिल क्या होता है, अलग होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, देखो न्यूक्लियोसाइड होता है बेसिकली। न्यूक्लियोसाइड में ये होता है, आप इसको बारे में पढ़ लो, शुगर बेस मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं यार, शुगर और बेस बन के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और इनका नंबरिंग इधर से ही करना है, 1 नंबर इसको मिलने का बेस को। और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनता है, फिर ये इसको लिख देता हूँ जो पूछा जा सकता है, शुगर बेस और फास्फोरिक एसिड, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। और कुछ नहीं, बाकी चाहे पढ़ना नहीं पढ़ना, ये जरूर याद रख लेना। और यहाँ पे ये ध्यान, ये न्यूक्लिक एसिड का चेन कैसे बनता है, बेस होता है शुगर फॉस्फेट, फिर बेस शुगर फॉस्फेट, ये होता है, ठीक है। तो NCERT में इसकी एक गिवन है पूरा स्ट्रक्चर, P फॉस्फेट कैसा होता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे बना हुआ आएगा O नेगेटिव, वो एक बार देख लेना, नहीं तो ये जो सीक्वेंस है ये याद कर लेना,
ठीक है, पता होना चाहिए। तो फॉस्फेट जो होगा ऑप्शन में समझ जाओगे। बस ऑलमोस्ट ख़त्म। न्यूक्लिक एसिड और डीएनए क्या होता है, डीएनए H2O मिलके फॉस्फोरिक एसिड डीऑक्सीराइबोस प्लस AGCT एडनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। आरएनए में फॉस्फोरिक एसिड राइबोस और ये यूरेसिल अलग होता है, बाकी सब सेम होते हैं। तो बस डीएनए आरएनए में डिफरेंस लिख दिया है, आपका दिल करे आप पढ़ लो सब चीज़ें एक जगह मैंने करके, बाकी हो गया ऑलमोस्ट। ये तो रिवीजन है, ये समझो एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और ये विटामिन है, विटामिन ए कारण कहाँ पे मिलता है, सोर्स क्या है, डिफिशियंसी क्या क्या हो सकती है, ये रट लेना, पूछ लेता है। नीट वालों का भरोसा नहीं है, डेट तारीख कुछ भी पूछ लेते हैं, तो ये लिख दिया इसलिए एनसीईआरटी में जो कि मैंने पढ़ लेना। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, थायमिन, उसको पढ़ लोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कौन सा विटामिन क्या होगी। कुछ क्वेश्चन है जो आप कर लेना। बी और सी हमें पता है वाटर सॉल्युबल होते हैं, ए के फैट सॉल्युबल होते हैं, बस फटाक से देख लो। तो ये रहा बायोमॉलिक्यूल आपका, मैंने कोशिश किया आपको पूरा अच्छे से बताने की, मेन सारी बातें, और इससे बाहर क्या ही देंगे वो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डी ब्लॉक रह गया, कुछ और रह गया। अच्छा ये हाँ, ये मैंने इसमें स्लाइड डाल दिया और सीक्वेंस में, आपको थोड़ा पढ़ने में मज़ा आएगा। प्रोटीन मैंने पढ़ा है, अमीनो एसिड पढ़ा है, तो ये देखो मैंने थोड़ा ऐसे फॉर्मेट स्लाइड डाल दिए हैं अच्छे से, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर लो तो उसमें ये सब मिल जाएगा। और मैंने उसमें प्रोटीन में भी डाल दिया है, स्लाइड्स दिखा देते हैं, ये देखो एक सेकेंड। अमीनो एसिड में भी हमने डाल दिया थोड़ा अच्छे से लिखे हुए, तो ये आप पढ़ने में मज़ा आएगा। ये मैंने दिखाया नहीं आपको, पर हाँ ठीक है, आप कुछ मोटी मोटी चीज़ें आप पढ़ लेना। इसमें सिंपल वही लिखा गया है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहाँ पे कैसे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपको और रहा कोई भी कन्फ्यूजन तो आपको मैं एक ही बात कहूँगा, मेरे भाई बहन दोस्त, मेहनत से पढ़ो और पूरी जी जान लगा के, बाकी जो होगा भगवान पे भरोसा रखो, भगवान हमेशा हेल्प करेंगे आपके, और जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मुझे पता है एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, आपको कईयों को बहुत डिप्रेशन, बहुत एंजाइटी हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, किसी के नंबर नहीं बढ़ रहे होंगे। काम होके शांत होके पढ़ाई करो, जो भी कमियाँ हैं उसको सुधारने की कोशिश करो। आपके पास तो फ़ोन है, अच्छे से टाइम भी है, कोशिश कर लो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, है ना। कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रखना, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, बहुत बच्चे रो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। हमेशा यही तो ज़िंदगी, स्ट्रगल लाइफ है। कल को जो स्टॉक में जाओगे तो क्या बोलोगे कि बस सिलेक्शन हो गया MBBS में, बस ये बन गए बड़े। तो ऐसे ही फेस करो, स्ट्रगल करो, आगे बढ़ो, मज़ा आएगा कल को आपको, आपसे मोटिवेशन मिलेगा किसी को, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।